नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर, बीएसटीसी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों द्वारा बनाई जाने वाली मननशीलन रिपोर्ट की फाइल। ये देखिए, ये है आपके सामने। सबसे पहले हम फाइल के अंदर बनाते हैं इंडेक्स। हमारे सामने एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि बालकों के द्वारा यह फाइल क्यों बनाई जाती है और कब बनाई जाती है। इस फाइल को बनाने की उपयोगिता क्या है। जब बालक अपनी इंटर्नशिप के लिए महाविद्यालय से विद्यालय में जाते हैं, यानी स्कूलों में जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो उनके दिमाग में एक छवि होती है कि हम जहाँ पर इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं वहाँ का स्कूल कैसा होगा। फिर वे उस स्कूल में जाते हैं, फिर उस स्कूल को देखकर उनके पूर्व अनुमान, यानी पूर्व में जो उन्होंने मननशीलन किया था उसमें, और वहाँ स्कूल में जाने के बाद जो वर्तमान में उनके सामने विद्यालय उसके सामने आता है, तो फिर उसमें उन दोनों में अंतर लगता है। यानी हम सबके दिमाग में होता है कि एक आदर्श स्कूल होना चाहिए, उस स्कूल में क्या क्या होगा ये होना चाहिए, उसकी जो विद्यालय की बिल्डिंग है यानी पर्याप्त कमरे होने चाहिए, कक्षाओं में बच्चे की संख्या अच्छी होनी चाहिए, पाठशाला होनी चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था सही होनी चाहिए, शौचालय अच्छे से बने होने चाहिए, लैब वगैरह होनी चाहिए, बच्चों के जो मिड डे के लिए खाना बनता है वहाँ की जो रसोई घर है वो एक अच्छा होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, वातावरण शांत होना चाहिए, आसपास के वातावरण का भी विद्यालय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की बातों पर विचार करते हुए एक बालक स्कूल में जाता है। फिर वो वहाँ जाकर वहाँ के स्कूल को और वहाँ के माहौल को देखता है। उसके बाद वह अपनी इंटर्नशिप के बाद वापस आते समय अपनी एक फाइल तैयार करके लेके आता है उस स्कूल से संबंधित, और वही चीज कहलाती है मननशीलन। ये देखिए, हमने सबसे पहले इस फाइल के अंदर विषय सूची तैयार की है। इसके बाद देखिए हमारा पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में देखिए मननशीलन की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट लेकर आते हैं। पहला, विद्यालय में शैक्षिक पक्ष कैसा है। क्या विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी सह शैक्षिक पक्ष भी है। विद्यालय में भौतिक संसाधनों का जो उपलब्ध हैं वो सही हैं। विद्यालय के परिवेशगत जो प्रभाव है यानी आसपास का जो वातावरण है उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या विद्यालय में सामुदायिक पक्ष प्रभावी है या नहीं है। फिर इसके बाद आप अंत में अपना अनुभव व धारणा प्रस्तुत करते हैं कि मेरा ये पूर्व में अनुभव था और वर्तमान समय में इस स्कूल ने हमें इस प्रकार से प्रभावित किया, और अंत में आप करेंगे निष्कर्ष। और इस प्रकार से ये हमारी मननशीलन रिपोर्ट के पॉइंट्स बनते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत हम पहला लेते हैं विद्यालय में शैक्षिक पक्ष, और इसके अंदर हम बताते हैं कि जो आरटी 2009 के अनुसार बालक की शिक्षा को लेकर जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों को देखते हुए इस विद्यालय के अंदर जो शैक्षिक पक्ष है वो किस प्रकार का है वो हमने पेज नंबर 1 के ऊपर बताया है। ये पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 2 पर यह तो हमारे पहले वाले पॉइंट का मैटर ही है, और हमारा दूसरा पॉइंट आता है सह शैक्षिक पक्ष, यानी विद्यालय के अंदर जो शिक्षा के साथ साथ अन्य सहगामी क्रियाएं यानी अन्य सह शैक्षिक पक्ष के ऊपर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर इस सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत हमने हमारे स्कूल में देखा कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। ये हमारे पेज नंबर 3 पर हमने उन चीज़ों को दिखाया गया है कि इस प्रकार से इन गतिविधियों का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। बालक का बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास भी होता है, और जो अन्य गतिविधियां हैं यानी पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं वो बालक में संवेगात्मक विकासों में भी वृद्धि करती हैं। यहाँ हमारा प्रश्न बनता है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालयों में क्यों करवाई जाती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं या सह शैक्षिक गतिविधियां विद्यालयों में बालक के सर्वांगीण विकास हेतु की जाती हैं। कक्षा में बालक का बौद्धिक विकास होता है, लेकिन पाठ्य सहगामी क्रियाओं में बालक का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक
संवेगात्मक यानी सभी पक्षों में, संज्ञानात्मक सभी पक्षों में बालक का विकास होता है। सह शैक्षिक पक्ष में बालक का सामाजिक विकास भी बड़ा तीव्र गति से होता है, क्योंकि इस प्रकार की क्रियाओं में बच्चे ग्रुप में यानी समूह में कार्य करते हैं और उस समूह में कार्य से सामाजिकता की भावना का विकास होता है। ये हमारा प्रश्न बनता है। अब आता है कि सह शैक्षिक पक्ष के अंदर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं, कोई भी त्योहार वगैरह, जैसे मान लीजिए कोई राजनीतिक पर्व आ गया है, या फिर जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रीय पर्व आ गया है, या अभी देखिए जैसे 26 जनवरी आएगी तो स्कूलों में 26 जनवरी मनाई जाती है, तो बच्चों को किस प्रकार से रंगोली के लिए समूह तैयार किए जाते हैं। कोई राष्ट्रीय गान के लिए समूह तैयार होता है, राष्ट्रीय गीत के लिए होता है, एक ग्रुप तैयार किया जाता है। जो जो झंडा फहराया जाएगा उसके अंदर जो कार्यक्रम होता है उसके बारे में करेगा। तो यानी इस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गई, उसके बाद खेल प्रोग्राम हो गई, विभिन्न प्रतियोगिताएं हो गई और अन्य गतिविधियां इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद हमारा आता है पेज नंबर 4। ये देखिए पेज नंबर 4 में हमारा आता है विद्यालय के संसाधन, अर्थात विद्यालय के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं से संबंधित यह पॉइंट है कि वहाँ का वातावरण कैसा है, कक्षा कक्ष कैसा है, क्या कक्षा कक्ष में उचित प्रकाश की व्यवस्था है, क्या कक्षा कक्ष का वातावरण सही है, प्रकाश सही रूप से आता है, क्या बिजली की व्यवस्था की गई है, क्या बालकों के लिए पेयजल व्यवस्था सही है। इस प्रकार की सारी चीजें विद्यालय में संसाधन से संबंधित आती हैं। क्या बालकों के लिए खेल के उपकरण रखे गए हैं, क्या बालकों के लिए उचित रूप से उनकी जो प्रायोगिक कक्षाएं हैं उनके लिए सामग्री रखी गई है, आदि इन चीजों के अंदर बताया जाता है। फिर इसके बाद आता है खेल का मैदान। खेल के मैदान में एक नेता का निर्माण होता है, एक आदर्श नागरिक का निर्माण होता है, और एक खेल का मैदान ही ऐसा है जिसके अंदर बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो क्या विद्यालयों में खेल का मैदान होना चाहिए? बिल्कुल, विद्यालयों में खेल का मैदान होना चाहिए ताकि बच्चे खेल सकें, और विद्यालय में समय समय पर खेल संबंधी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होना चाहिए, जिसमें बच्चों की शिक्षा के साथ साथ खेलों के प्रति रुचि हो सके। और यदि बालकों की खेलों के प्रति विशेष रुचि है तो वह उसे अपने कैरियर के रूप में भी अपना सके। इस प्रकार की गाइडलाइन विद्यालयों में बालकों को दी जानी चाहिए। ये खेल के मैदान वाले पॉइंट में हमने लिखा है। इसके बाद आता है फर्नीचर व्यवस्था। विद्यालय में जो फर्नीचर है क्या उसकी उचित व्यवस्था की गई है? यदि नहीं है तो होनी चाहिए। सुव्यवस्थित जो फर्नीचर है वो बालकों के लिए बैठने के लिए पर्याप्त होता है, और यदि वो बैठे हैं, जैसे मान लीजिए बालकों की संख्या है ज़्यादा और फर्नीचर की संख्या है कम, तो ऐसे में यह एक अव्यवस्था बन जाती है। तो उस चीज़ पर भी विशेष बल देना चाहिए कि आपके द्वारा जो भी मनन सीलन किया गया है वो सुचारू रूप से हो। ये हमारा पेज नंबर 5। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 6, और जिसमें सहायक सामग्री यानी शिक्षा से संबंधित बात पूछी गई है। यहाँ हमारा प्रश्न बनता है कि सहायक सामग्री किसे कहते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को शिक्षण बोला जाता है। त्रिभुज को क्या कहते हैं? शिक्षण। और जो ये शिक्षण है ये 3 तत्वों से मिलकर बना है। पहला स्टूडेंट, दूसरा टीचर, और तीसरा सिलेबस। यानी शिक्षण जो प्रक्रिया है वो शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु तीनों से मिलकर बनी है, और एक शिक्षक इसी शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ही रोचक बनाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। जिस प्रकार से कक्षा में जाते ही एक अध्यापक सबसे पहले सहायक सामग्री अपने ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट का प्रयोग करता है, तो क्या विद्यालयों में श्यामपट्ट हैं? ये चीज हमारी मनन सीलन रिपोर्ट में बनाई जाती है कि सहायक सामग्री के अंतर्गत क्या कक्षा में श्यामपट्ट है, खेलने के लिए बच्चों के पास खिलौने हैं, यदि बालक
को खेल विधि से पढ़ाया जा रहा है तो उस खेल विधि के दौरान प्रयुक्त होने वाली विशेष सामग्रियां हैं। क्या बालक को किसी प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाया जा रहा है तो क्या वह प्रोजेक्ट उस समय विद्यालय में उपलब्ध है, या बालकों के लिए उच्च जो शिक्षा का स्तर है वह ऊंचा उठाने के लिए हम और अधिक किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, वो सारी बातें हमारे द्वारा इस पॉइंट के अंदर लिखी जाती हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है पुस्तकालय। पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी कि जो बालक हैं उनको विद्यालय के अंदर क्या पुस्तकालय उपलब्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है तो होना चाहिए। यानी अच्छे अच्छे लेखकों के द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं उन किताबों को उस लाइब्रेरी के अंदर रखा जाना चाहिए। सप्ताह में एक दिन बालकों का लाइब्रेरी के लिए रखना चाहिए, संपूर्ण दिन, या फिर एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रतिदिन एक लेक्चर लाइब्रेरी में बच्चों का होना चाहिए, जिससे बालकों में स्वाध्ययन यानी बैठकर अपने आप पढ़ने की जो आदत है उसका विकास हो। लाइब्रेरी में जाकर बच्चा बैठकर इस चीज़ को सीखे कि किस प्रकार से चुप रहकर हम दूसरों को भी योगदान दे सकते हैं अध्ययन में। ये हमारी पुस्तकालय का पॉइंट है। और उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर लैब। एक कंप्यूटर लैब जो आधुनिक समय में कंप्यूटर की बढ़ती हुई महत्ता को दिखाता है। कंप्यूटर लैब में विद्यालय में कंप्यूटर लैब होनी चाहिए और विद्यालय में कंप्यूटरों की जो संख्या है वो पर्याप्त रूप में होनी चाहिए। जितने बालक हों उतने ही कंप्यूटरों की व्यवस्था, और उसके बाद बालकों को कंप्यूटर के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार से लिखते हुए ये जगह छोड़ी गई है कि कंप्यूटर का लैब का चित्र बनाया जाए और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उनको भी यहाँ आप चित्र के रूप में अंकित कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जगह छोड़ी गई है। यदि आप चित्र नहीं बनाना चाहते हैं तो एक विद्यालय में कंप्यूटर की उपयोगिता को आप यहाँ पर डीपली लिख सकते हैं कि बालकों के एडमिशन के लिए कंप्यूटर की सहायता लेनी चाहिए, बालकों के टीसी बनाने हेतु कंप्यूटर की सहायता लेनी चाहिए, बालकों को वर्तमान समय से जोड़ने के लिए नेटवर्किंग का ज्ञान देना चाहिए। इसलिए बालकों को सप्ताह में 3 दिन एक कालांश अपने कंप्यूटर लैब में ले जाने के लिए निर्धारित करने चाहिए। इस प्रकार का आप इसके अंदर डाटा भी लिख सकते हैं और चित्र बनाना चाहें तो इस पेज नंबर 7 पर कंप्यूटर लैब का आप चित्र भी बनाकर अपनी फाइल को आकर्षक बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में विद्यालय का परिवेशगत प्रभाव बताया गया है। यानी जो विद्यालय है उस विद्यालय के आसपास का जो परिवेश है उस परिवेश के वातावरण के बारे में बताया गया कि बालकों के ऊपर अपने विद्यालय के वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक हम किसी विद्यालय में जाते हैं, चारों तरफ साफ सफाई होती है, विद्यालय में साफ सफाई होती है। हम कक्षा में एंट्री करते हैं, कक्षा इतनी साफ होती है, जहाँ साफ सफाई होती है, व्यवस्था होती है, वहाँ बैठकर अधिगम करना बहुत ही सुगम हो जाता है। अब यहाँ हमारा प्रश्न बनता है, बालक के अधिगम को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? बालक के अधिगम को उसके आसपास का वातावरण प्रभावित सबसे अधिक करता है। अच्छा, उस वातावरण में क्या होना चाहिए? एक पंक्ति है, जिसका जीवन अस्त व्यस्त उसका जीवन व्यस्त। यदि आपको कामयाबी प्राप्त करनी है तो अपने जीवन को अस्त व्यस्त की जगह व्यवस्थित करना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सको। और यही चीज़ लगती है विद्यालय के वातावरण से। यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा है, अनुशासन में है, बच्चे बहुत अच्छा सीखेंगे और बच्चों का विकास होगा। विद्यालय का जो परिवेश है, वो जो वातावरण है, वो बच्चों का 3 तरह से पॉइंट आते हैं जो बच्चे को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। एक तो वह स्वच्छ होना चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए और अनुशासनात्मक माहौल होना चाहिए। यदि बालकों में अनुशासन का अभाव होगा तो विद्यालय के अंदर अधिगम यानी शिक्षण अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पर हमने दिया है विद्यालय के आसपास का वातावरण। विद्यालय के आसपास का वातावरण भी बालकों के अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए, यदि विद्यालय
नगर के बीच में बना हुआ है तो शोर गुल शराबा इतना होगा कि बच्चा शोर में अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। यदि विद्यालय नगर से बिल्कुल बाहर बना हुआ है, एकदम शांत वातावरण है, तो अधिगम अच्छा होगा। यदि विद्यालय नगर से बाहर किसी फैक्ट्री के पास या आसपास गंदगी फैली हुई और वहां बना हुआ है तो बालक के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। अतः विद्यालय का वातावरण हमें बहुत अधिक प्रभावित करता है और यही पॉइंट हमने इसके अंदर लिखे हैं। इसके बाद आता है सामुदायिक पक्ष। शिक्षा और जो समाज है उनका आपस में गहरा संबंध है। विद्यालय में समाज के नियम कायदे कानून आदि सिखाए जाते हैं और यहीं से बालक सामाजिकता सीख कर जाता है। समाज में फैली हुई बुराइयां और उन बुराइयों के प्रति बालक को सचेत रहना कक्षा में ही सिखाया जाता है। एक कक्षा ही ऐसी है जो बालक के अंदर सामुदायिकता का विकास कर भी सकती है, सांप्रदायिकता का विकास भी कर सकती है और वहाँ इसकी अपेक्षा बालक को एक अच्छे नागरिक के रूप में सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता और सभी धर्मों का आदर करने वाला भी बना सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को हमने इस पॉइंट के अंदर दिया गया है कि बालक को कक्षा में सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान न दिया जाए, अपितु उसके साथ बालक को व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि वह अपने जीवन में सफल हो सके। क्योंकि अकेला किताबी ज्ञान बालक को सफलता नहीं दिलाता है, अपितु बालक को सफल होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आना चाहिए। ये सारे पॉइंट हमने इसके अंदर लिखे हैं। इसके बाद हमारा पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में हमारा पॉइंट बनता है अनुभव और अवधारणा। अर्थात जो विद्यालय, उस विद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व मेरी इस विद्यालय के बारे में क्या अवधारणा थी, उस अवधारणा को इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद मैंने क्या अनुभव प्राप्त किया इस विद्यालय में अपने इंटर्नशिप के दौरान, फिर उसका वर्णन किया गया है और फिर बताया गया कि वर्तमान समय के जो विद्यालय हैं उनकी जो शिक्षा प्रणाली है वह किस प्रकार की है और उस शिक्षा प्रणाली को और वर्तमान समय में जिस स्कूल में वह बालक इंटर्नशिप दे के आया है उसकी शिक्षा प्रणाली में कहाँ आपस में अंतर पाया गया है, उस अंतर को इसके अंदर लिखा गया है। इसके बाद आता है पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि संविधान में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है और इन्हीं नियमों को कठोरता के साथ विद्यालयों में लागू करना चाहिए। बच्चे को मन लगाकर पढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें बालक आया है उसकी इच्छा नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे, बालक की इच्छा नहीं बल्कि बालक के अंदर हमारे द्वारा इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए। एक अध्यापक का काम होता है कि बालक को मोटिवेशन दे। यदि बालक की पढ़ने में रुचि नहीं है, वह तत्पर नहीं है, तो एक अध्यापक को उसके अंदर तत्परता लानी चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए और फिर बालक को शिक्षण कराना चाहिए। बहुत ही सुचारू रूप से शिक्षण किया जा सकता है। जैसे कि एक उदाहरण है, हम घोड़े को, यदि किसी घोड़े को प्यास नहीं लगी है तो हम घोड़े को लेकर पानी तक ला सकते हैं। यदि वो पानी तक नहीं आ रहा है, हम 10 आदमी मिलेंगे, उसे खींचेंगे और उसे पानी तक लेकर आएंगे। उसके मुंह को दबाकर हम पानी में डुबो देंगे, घोड़ा पानी फिर भी नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्यास नहीं है। इसी तरह से एक बालक भी होता है। यदि बालक की पढ़ने में रुचि नहीं है तो उस बालक को आप कैसे पढ़ाओगे? उसके लिए आपको मोटिवेशन देना होगा। अर्थात जो घोड़ा था जो पानी नहीं पी रहा था, हम वापस अपने उदाहरण के पास आ रहे हैं, जिस प्रकार से वह घोड़ा पानी नहीं पी रहा था, अब एक सवार को क्या करना चाहिए? उस घोड़े पर सवारी करनी है, घोड़े को चारों तरफ जोर से दौड़ाना है। घोड़ा चारों तरफ दौड़ेगा, दौड़ने के बाद उसको प्यास लगेगी, अब बिना ले जाए घोड़ा पानी के पास आएगा और पानी पी लेगा। अब हम जाते हैं कक्ष में। एक बालक पढ़ना नहीं चाहता है तो एक अध्यापक को चाहिए कि वह अपने बालक में मोटिवेशन दिया जाए, बालक में रुचि उत्पन्न करे, जिज्ञासा उत्पन्न करे, अपने शिक्षण को रुचिकर बनाए, जिससे कि बालक में जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वह स्वयं चलकर पढ़ने के लिए आएगा। इस प्रकार के कार्यक्रम कक्षाओं में और विद्यालयों में होने चाहिए। यही हमारे द्वारा तैयार की गई मननशीलन रिपोर्ट थी। हमारी फाइल कंप्लीट होती है। धन्यवाद।